हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे वो तो अलग, सरल मशीन। ठीक है नवीन, तू जा, कोई दिक्कत नहीं, देख लूंगा, यहाँ कर लूंगा। बुला लूंगा, कोई काम होगा तो आप कोई टेंशन नहीं दो। हाँ, सरल मशीन में हमने लास्ट में लिखा था एक सिद्धांत। हमने कहा कि कल हम इस सिद्धांत से वापस शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत को वापस देख लेते हैं। सिद्धांत, इतना भारी शरीर है, गिरा गए तो खराब हो जाएगा ज्यादा, ऊपर से जंप लगा के चढ़ रहे हो। शरीर शरीर का ध्यान रखो थोड़ा। हाँ, सिद्धांत था भाई, भार गुणा भार की भुजा अब देखो, आवाज मत करो, आप आराम से। ये कहां कहां सेटल हो रहे हैं। अब मैं आगामी 1 घंटे तक वो भाग पढ़ाने वाला हूं जो न्यूमेरिकल का खंड है, और उसके सवाल काफी ज्यादा रहते हैं। उसके बाद वापस थ्योरी का खंड शुरू हो जाएगा। तो आप शांति बरकरार रखें। भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। हम इस सिद्धांत पर काम करते हैं। क्लियर है। और जो भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा, यह कहता है कि भार की भुजा बड़ी होगी तो भार क्या उठेगा, कम। ठीक है कि नहीं है। भार की भुजा बड़ी होगी तो भार क्या उठेगा, कम। मान लो कि ये 4 गुणा 4 है, कितना हुआ, 16। और ये भी मान लो 8 गुणा 2 है, तो कितना हो गया, 16। बराबर कर दिया। अब इसको 16 करने का एक और तरीका है कि मैं 2 गुणा 8 करूंगा तो भी क्या होगा, 16। 1 गुणा 16 करूंगा तो भी क्या होगा, 16। आप देखो, जब मैंने भार की भुजा बढ़ाई तो भार क्या हुआ, घटा। भार की भुजा मैंने और बढ़ाई तो भार क्या हुआ, घटा। तो हमेशा ध्यान रखना, भार की भुजा बड़ी होगी तो भार क्या उठेगा, कम। यदि मान लो आपके पास 10 फुट की छड़ है और उसके अंतिम सिरे से किसी वस्तु को पकड़ के उठाओगे तो बड़ा मुश्किल है, और उसके पास वाले सिरे से उठाओगे तो आराम से उठ जाएगी। इसका मतलब यही हुआ है कि हमारे पास यदि भार की भुजा बड़ी होगी तो भार क्या उठेगा, कम। भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। क्लियर। अब यहां पर इसमें हमें पहले सबसे पहले निकालना है यांत्रिक लाभ। सबसे पहले कौन सा लाभ है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो हम किससे डिनोट करेंगे, एमए से। हम लिख देते हैं भाई, मैकेनिकल एडवांटेज। यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं, सवाल इतना ही है, यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। तो आप कहना भार बटा प्रयास। भार बटा क्या है, प्रयास। प्रयास कह दो या आयास कह दो, ठीक है।
यांत्रिक लाभ के बाद में एक और आता है जिसका नाम है वेगानुपात। वेगानुपात, वेगानुपात कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। क्या कहलाता है भाई? वेलोसिटी रेशियो। वेगानुपात, वेगानुपात होता है हमारे पास प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? प्रयास की भुजा बराबर भार की भुजा। ठीक है। एक तीसरा डेफिनेशन आएगी हमारे पास दक्षता को लेके। दक्षता वो भी प्रतिशत में। प्रतिशत में जो दक्षता होगी वो ये है, बार गुणा बार की भुजा बटा प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। दक्षता क्या आएगी भाई? बार गुणा बार की भुजा बटा प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। ठीक है। तो बार गुणा बार की भुजा बटा प्रयास गुणा प्रयास की भुजा, ये हमारे पास प्रतिशत दक्षता है। तो प्रतिशत दक्षता के लिए इनटू क्या कर दूं भाई? 100। और प्रतिशत दक्षता को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको केवल इतना ही मैं पूछ रहा हूं कि भार बटा प्रयास क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ। तो मैं यहां पर लिखूंगा यांत्रिक लाभ। लिख दो भाई। भार की भुजा बटा प्रयास की भुजा क्या कहलाएगी? नहीं, वेगानुपात का सूत्र है प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा। अब भार की भुजा ऊपर से नीचे आएगी तो प्रयास की भुजा के अंदर भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रयास की भुजा हमारे पास कहां है? नीचे। तो नीचे क्या आ जाएगा? वेगानुपात। यहां आप ये देख लो कि प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा वेगानुपात है, और इसका उल्टा किया तो वेगानुपात क्या होगा? 1 वेगानुपात। 1 वेगानुपात आ गया ये। और इनटू कितना परसेंट हो गए भाई? 100। और प्रतिशत दक्षता बराबर क्या होगा? तो आप देख लो, MA बटा VR इंटू क्या है? 100%। अब इस पूरे पेज में कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पेज से हैं सारे। पहली बार पढ़ रहे हो? कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, सरल मशीन तो मैंने कहा नहीं है ही आसान ही। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, बड़ा आरामदायक मामला है। आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा के आज जो मैं उम्मीद लेके आया हूं उस उम्मीद के मुताबिक मैं इसके सवाल भी करवा दूंगा, परीक्षा वाले भी।
हो गए भाई? बारिश में क्या छत से पानी आया क्या? अच्छा, उधर से आया था। इसमें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और मुझको अब मालूम पड़ा है कि आईटीआई में वर्कशॉप कैलकुलेशन थी, और जिसकी जिसकी शक्ल आज देखी है मैंने। तो और भी लेट है भाई। हैं? देखो, अब मैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने मेरे से पूछ के आईटीआई कॉलेज में एडमिशन थोड़ी लिया कि सर कौन सी मैं लूं। तो नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। यदि आप कहते हो कि ये आईटीआई बुक में नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं। सिलेबस में नहीं है तो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। नहीं पढ़ाया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं? यह है आपके सब कुछ। है आईटीआई कॉलेज में वर्कशॉप कैलकुलेशन में है। वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर वाली में है। हैं? आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उससे तो मैं क्या कर सकता हूं? है जरूर कन्फर्म 100%। है आईटीआई वालों ने हल्के में ले लिया। अरे भाई साहब, इसको हल्के में कोई नहीं लेता, ये हर किसी को आता नहीं है। हल्के में कौन लेता है? ये तो भारी में पड़ा है। हाँ। जैसे कि कई कहते हैं कि आपको आईटीआई में करके आए हो, यदि रेगुलर भी गए तो फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे कम पढ़ाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते? आती नहीं है वो बड़ा मुश्किल मामला है। उसका बड़ा सीक्वेंस रखना पड़ता है। सीक्वेंस ऊपर नीचे बिगड़ते, इलेक्ट्रॉनिक्स बिगड़ जाती है। तो इस हल्के में लेने वाली चीज थी नहीं है। हैं? तुम किधर गए हो? हाँ, बहुत आगे चले गए। मैं सवाल करवा देता हूं अब। मैं ये करता हूं, मैं आपको पूरा चैप्टर, मैंने सारे चैप्टर पढ़ाए, पढ़ाने बाद सारे चैप्टर के परीक्षा में आए हुए सवाल कराए, सारे सवाल दिखाए। सवाल उसी में से आते हैं जो पढ़ाया जाता है, और वही निमी के अंदर डिटो सिलेबस है। वही निमी के अंदर डिटो सिलेबस है। 60 किलोग्राम का बल 15 मीटर की दूरी पर लग रहा है, जिसके कारण एक 120 किलोग्राम भार को 5 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। ज्ञात कीजिए
मैकेनिकल एडवांटेज का मान क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो का मामला क्या होगा, और प्रतिशत दक्षता का मान क्या होगा। तीनों ही ज्ञात करो, किसी से चर्चा मत करो, आराम से करो। वो कह रहा है कि नहीं सर वर्कशॉप कैलकुलस मुझे आता है, मैंने सीआईटीएस पढ़ा। सीआईटीएस में ही नहीं ये सब्जेक्ट, सीआईटीएस में नहीं है ये। सीआईटीएस वर्कशॉप कैलकुलस कहां से आई? सीआईटीएस में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है? कोई थोड़ा सा होगा भाग उसका, क्योंकि वो तो पीओटी टीएमआर वो है, ये भी है पूरी तो होगा भाई। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी थी, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग थी, उसमें भी आपको लेक्चर लेने होते हैं है। तो जब फिर ठीक है, ओके। मैथ वाले टॉपिक ज्यादा नहीं, मैथ वाले टॉपिक ज्यादा पढ़ते हो वो क्या सीधे सीधे दिख जाते हैं। अपने मैथ वाले टॉपिक तो मैथ में आ जाते हैं। यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैथ का टॉपिक का नाम ही नहीं दिया ना, यही दिया हुआ नाम। हो गया भाई, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, वैल्यू पुट कर दो। देखो बल है, बल का मतलब क्या हो गया, एफर्ट है। एफर्ट मतलब प्रयास। आपको पूछे भाई प्रयास कितना है, तो आप कहना 60 किलो। प्रयास की भुजा कितनी बताओगे, तो आप कहेंगे 15 मीटर। फिर पूछा भार कितना है, और भार की भुजा कितनी है, आसान सवाल है। तो सारे आसान सवाल, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, कहीं तकलीफ है ही नहीं मामला। यह चैप्टर है ही आसान, अगला भी आसान है, उसमें भी आसान है, वो भी टफ नहीं है। तब देखो कि एक है ना वो गति और वेग लगता है, क्योंकि फॉर्मूले तो उसमें 3 ही है। क्या है कि वो एकदम है ना गाड़ी पास में जाके कट मारती है ना, वैसे बड़ा मामला है उसमें। बाकी बाकी मतलब क्या, गाड़ी बहुत बहुत दूर चल रही है इसलिए खतरा नहीं है, उसमें पास में कट मारता है। तो बस ये है। ठीक है भाई, 60 किलोग्राम का बल 15 मीटर की दूरी पर लग रहा है, जिसके कारण 120 किलोग्राम भार को 5 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। ज्ञात कीजिए MA, VR और N प्रतिशत कितना होगा। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे भाई सबसे पहले निकालते हैं यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज है, बराबर क्या होता है भाई, भार बटा प्रयास। भार कितना है भाई, है 120, प्रयास कितना है 60। 120 में 60 का भाग दो, कितना आएगा 2। तो आप कहेंगे हमारे पास यांत्रिक लाभ आया 2। ठीक है, यांत्रिक लाभ के बाद में आपको दूसरा कहता है कि बताइए वेगानुपात ज्ञात करो। वेगानुपात होता है वेलोसिटी रेशियो। वेगानुपात ये कहलाता है प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा।
प्रयास की भुजा बटा भार की भुजा, ये हमारे पास वेगानुपात कहलाता है। और प्रयास की भुजा हमारे पास कितना मीटर है? 15। भार की भुजा कितनी है? 5, बराबर कितना आया? 3। तीसरा हमारे पास कहता है भाई प्रतिशत दक्षता बताओ। तो ये कहता है एम ए बटा वी आर गुणा 100, प्रतिशत में ना भाई। तो बताओ एम ए का मान कितना? 2/3 गुणा 100 बराबर 100 प्रतिशत में ना, बराबर 66.66%। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। अभी तो पहला ही सवाल है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है आपको तुरंत ही पूरा हो ही जाएगा। क्या कह रहे हो? 5 मीटर तो ऊपर उठाया जाता है। 5 मीटर की दूरी पर ऊपर उठाया जाता है, ये कर लो भाई। हो गया? ओके। तीन 300 किलोग्राम के 300 किलोग्राम के प्रयास द्वारा 900 किलोग्राम का भार साधारण मशीन द्वारा उठाया गया। यांत्रिक लाभ में दक्षता ज्ञात करो यदि वेगानुपात का मान 4 है। करो, आराम से करो, कोई टेंशन है नहीं, सब सरल है ये।
हो गया? ठीक है। 300 किलोग्राम के प्रयास द्वारा 900 किलोग्राम का भार साधन मशीन द्वारा उठाए गए, यांत्रिक लाभ में दक्षता ज्ञात करो, यदि वेग अनुपात का मान 4 है। तो आप तो ये कहेंगे भाई इसमें प्रयास कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे प्रयास दिया हुआ 300, भार कितना है 900, और वेगानुपात कितना है 4। वेगानुपात कितना है 4। तो आप इस लॉजिक से बताइए कि हमारे पास यांत्रिक लाभ का मान कितना आएगा। तो आप कहेंगे यांत्रिक लाभ का मान आएगा भार बटा प्रयास। क्या आएगा? भार बटा प्रयास। बताइए भार कितना है 900, प्रयास कितना है 300, भाग दिया तो कितना आया 3। ठीक है, ये हमारे पास यांत्रिक लाभ है। अब देखो कि प्रतिशत दक्षता क्या है। प्रतिशत दक्षता हो गई यांत्रिक लाभ बटा क्या वेगानुपात इंटू 100। तो प्रतिशत दक्षता यांत्रिक लाभ कितना है 3, वेगानुपात 4, गुणा कितना प्रतिशत 100, और 4 से काटोगे तो कितना जाएगा 25, और 25 से 3 तो 75%। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? और आपको कंफ्यूजन है तो अगला सवाल आप सही से कर लेना। ठीक है, दे दूं? लिख लिया? लिख रहे हो? लिख रहे हैं अभी तो कोई। ओके, अगला सवाल है, यदि वो कह दिया जाए कि भार आपको 400 किलोग्राम दिया हुआ है, प्रतिशत दक्षता है वो है आपके पास में 80%, वेगानुपात जो है उसका मान है आपके लिए 4, तो प्रयास बताइए क्या होगा। कोई नकल नहीं करे, सब आराम से सोल्व करें। क्या 50?
125 आ गया भाई। 125 है यहाँ, किसी के 50 आ रहा है। 125 किस किस के उत्तर आया? बाकियों के तो नहीं आए ना, इतनों के आया। बाकियों के क्या आ रहा है? और ये सवाल आपसे यही नहीं हो रहे तो कहां जाके होंगे ये? करो करो थोड़ी देर में सब लोग। इन सवालों में तो हम भी यही सोच के चलते हैं ये तो आप कर ही लेंगे, और आसान चैप्टर हैं। पीछे वाले बातें नहीं करें और सवाल करें तो साहित्य कर सकते हैं। सबसे पहले यांत्रिक दक्षता ज्ञात कर लो, मतलब यांत्रिक लाभ आ गया तो फिर जो पूछा है वो भी आ जाएगा। बस यांत्रिक लाभ ज्ञात करोगे तो आ ही जाएगा। आ गया कितना? 125। और यांत्रिक लाभ कितना आया? ओके, आपके अभी तक नहीं आया? आ गया? आपके पड़ोसी के? हाँ ठीक 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 ठीक। तो फिर किसके नहीं आया? मैं वही ढूंढ रहा हूं। हाथ ही खड़े हुए नहीं, जिधर पूछे सबके उत्तर भी आ गए। किस किस के उत्तर नहीं है वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 आए थे ना। अच्छा ये है। तो यांत्रिक लाभ कितना आया? 16/5 है यांत्रिक लाभ, तो आगे आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, प्रतिशत दक्षता का सूत्र है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो गुणा 100%। प्रतिशत दक्षता हमारे पास कितना परसेंट है? 80। मैकेनिकल एडवांटेज हमें ज्ञात करना है। वेलोसिटी रेशियो में कितनी दी हुई है? 4। गुणा क्या है भाई? 100। ठीक है, तो इससे यह पता चला है कि मैकेनिकल एडवांटेज है 80 गुणा 4/100 है। 0 से 0, 8 चौक 32 में 10 का भाग दे दो। तो या तो आप 3.2 कह दो या 16/5 कह दो। या तो 16/5 कह दो और यहाँ क्या कह दो? 3.2, एक ही बात है। और मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है? तो आप कहेंगे भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। और ये कितना है भाई? 16/5। भार कितना है? 400। ज्ञात क्या करना पड़ेगा? प्रयास। ओके, तो प्रयास क्या होता है? प्रयास इधर आया तो हमारे पास क्या है? 400 गुणा 5/16। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा? 16 दुआ 32, 8 80, 16 पंजा 80, 25 × 5 कितना आया? 125 किलो। हो गया भाई? आगे समझ में? उस लस्ट कोड़ने वाले 4-5 जने। चलो ठीक है।
ओके, अगला सवाल। सवाल ये है कि x का मान बताओ, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूं मेरी तरफ से कि आप जो मैंने कल पढ़ा के गया था ना, तो आलम्ब बनाया था, लोड बनाया था और एफर्ट बनाया था। उस समय मैंने भार की भुजा भी लिखी थी और प्रयास की भुजा पर नाम यह भी लिखा था। भार की भुजा कहां से कहां थी? आलम से भार तक। प्रयास की भुजा कहां से कहां थी? आलम से प्रयास तक। क्लियर? मेरी बात खत्म हुई, अब सॉल्व करो। इतनी बात बतानी थी। जिसको बात कैच कर ली उसने कैच कर ली, जिसने कैच की नहीं की वो नहीं की। और आपके उत्तर गलत हैं। मैं बात बता रहा था, तुम सुन नहीं रहे थे, तुम दूसरा काम कर रहे थे। और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मैंने यही तो कहा, मैं एक बात बता रहा हूं, सुन लो आप। एक्स गलत हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं हूं। दो सौ है, 250 है, 300 है, 150 है। अब यांत्रिक लाभ निकालना नहीं है आपको, वेग अनुपात ज्ञात नहीं करना है। वही है, भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। यो सॉल्व कर लो आराम से, अपना कोई जल्दबाजी है नहीं, आराम से करो। उत्तर कितना है बता दो। 250, 250 उत्तर किस किस का आया है? ओके, 250 सेंटीमीटर किस किस का आया इनके? ठीक है, वो सब गलत है। अरे सेंटीमीटर में आएगा, वैसे भी निकालोगे किस में? हाँ तो 250 ही तो होता है वो। ठीक है, 250 सेंटीमीटर आया वो गलत उत्तर है। जिसके 200 आया वो सही है। 200 किस किस का आया है? आप सही है भाई, आप तो दोनों तरफ ही है यार। अरे वाह वाह
मैं ये ध्यान रख रहा था। मैंने कहा 250 में हाथ खड़ा, 200 में खड़ा। अब देखो ध्यान से, आवाज नेवा नेवा ने, ये 50 है, ये x है, तो यहां से यहां तक की दूरी 50 प्लस x होगी क्या? दूरी कितनी होगी भाई? 50 प्लस x। तो आप क्या कहेंगे? बार गुणा बार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। बार का मान कितना है? 100। बार की भुजा कितनी है? 50 बराबर प्रयास कितना है? 20। और प्रयास की भुजा x नहीं है, 50 प्लस x है, क्योंकि चाहे बार की भुजा लो चाहे प्रयास की भुजा लो, भुजा सदैव कहां से आएगी? आलम से। इसलिए मैंने कहा मैं पहले लाइन बता देता हूं, सुन लेना। फिर मैंने पूछा भी था बार की भुजा कहां से कहां थी, तो बाहर से आलम। प्रयास की भुजा कहां से कहां थी? प्रयास से आलम। तो जो भी भुजा है वो कहां से ली जाएगी? आलम से। तो आलम से 50 प्लस x हुआ। अब देखो कि इसको काट दिया तो कितना है भाई? 5। 50 गुणा 5 कितने हुए? 250 बराबर क्या हुआ? 50 प्लस x। तो बताओ x बराबर क्या हुआ? 250 माइनस 50 बराबर क्या है? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। हो गया? तो बार गुणा बार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। ठीक है, आगे देखते हैं। छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी भाई?
तो आप कहेंगे छड़ की कुल लंबाई होगी 3 मीटर। है कितना है? 1 मीटर। दो दो है दो। आ रहे हैं सबके विभिन्न प्रकार के मान आ रहे हैं। आप ठीक लग रहे हैं मुझे। दो बड़े खोटे हैं। अरे सूत्र क्या लगेगा? भार गुणा भार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। यदि नहीं लगा पा रहे हो तो ये तो गलती आपकी है। 2.0 2.3 0.5। 0.5 वही होता है। 0.5 ही होता है। 0.5 वही है 0.5। और कोई 0.5 काफी जनों के एक साथ एकदम से आ गए। जिनके दो आए उन्होंने पता नहीं क्या खोटे काम किए हैं। मैं कहता हूं टोटल 3 मीटर की है और ये x है तो पीछे बचेगा क्या? 3 माइनस x। ये बात इतनी सी समझ में क्यों नहीं आ रही है? यदि 3 में से ये x है तो ये क्या होगा? खत्म हो गया। तीस की जगह ये तो हम क्या कर सकते हैं? बार गुणा बार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। बताइए भार कितना है? 150 गुणा भार की भुजा कितनी है? x बराबर प्रयास कितना है? 30 गुणा प्रयास की भुजा कितनी है? 3 माइनस x। तो कितना आएगा भाई मान? 5 इंटू एक्स क्या होगा भाई? 5x बराबर 3 माइनस x। x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6x। 6x बराबर 3। x बराबर 3/6 बराबर 0.5।
हो गया? ठीक है। अगला सवाल, क्या हुआ? प्रयास न्यूटन में बताइए क्या होगा? ये बनाने का पर्पज इतना ही है क्योंकि आपको सबसे पहली लाइन लिखाई थी, वो लिखाई थी सीधी या टेढ़ी छड़। इतनी देर तक छड़ें सीधी थी, एक हाथ तो टेढ़ी लाए। बस आप मान बता दो, मतलब कहने का मतलब लॉजिक कभी नहीं बदलेगा, चाहे छड़ सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, क्या फर्क पड़ा? इसमें बताना क्या है? बताना क्या मतलब क्या है? प्रयास के आगे क्वेश्चन मार्क है। 14 न्यूटन आया, बस सही है। तो आप क्या देखेंगे? बार गुणा बार की भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास की भुजा। बार का मान है 35, बार की भुजा 0.15। प्रयास का मान ज्ञात करना, प्रयास की भुजा 0.375। यही मामला भाई। प्रयास बराबर क्या हुआ? 35 गुणा 0.15 बटा 0.375। पॉइंट है तो कितना आएगा? 1000। पॉइंट है तो कितना आएगा भाई? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल।
15 से काटा, 15 से काटा तो कितना है भाई? 25 बार। तो 25 है, 350 में 25 का देना है भाग, 350 में 25 का भाग दे, कितना है? 14 न्यूटन। ठीक है भाई। अब किसी को बाहर जाना है, नहीं जाना तो जाना भी मत, वो गेट बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्या फिर मैं पढ़ा रहा हूं, बार बार खड़खड़ कर रहे हो। जिसको जाना है बताओ, किसको जाना है? हैं? सांकड़ी है, वैसे ही सांकड़ी है, क्या दिक्कत है? हैं? वो तो शेड्यूल में होगा ना, 2 घंटे नहीं लिखा क्या? दो हाँ है। हाँ तो यही मैं पूछ रहा हूँ, किसको जाना है? जाना तो बताओ किसी को। आपको जाना, आपको जाना है, मैं नहीं भेज रहा। और किसको जाना है? मैं तुझे भी नहीं भेज रहा, तुझे भी नहीं भेज रहा, बैठ रहा हूं। मैं किधर भी किसी को नहीं भेज रहा, क्लास मेरी डिस्टर्ब होती है। क्या हुआ? बैठ रहा हूं, रोक के रखो। तो फिर ये तो 1 घंटे के अंदर ऐसा कर ले, तो जैसे मान लो आप बस में बैठते हैं, तो फिर क्या करते हो 1 घंटे बाद? बस वाला तो रोके नहीं है। तुम्हारी क्या है कि आदतें खोटी हो चुकी है रे। 1 घंटे में उठना तो उठना, नहीं तो कीड़ियां खाती है। आओ पधारो। अरे इधर इधर, यहाँ से सीधा चले ना, उधर देखे उधर देखे, तुझे तो वेट कर रहे हैं कि भाई तू आए तो शुरू करें। कूद के चले जाते हो किधर भी। हाँ भाई, लिख लिया। अब हम देख रहे हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार में सबसे पहले आएगा हमारे पास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ध्यान से देखना भाई, लॉजिक समझाना है, मैं पूरा समझा देता हूं, फिर सवाल दिखाऊंगा, ऐसे सवाल रहेंगे। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक उसे कहते हैं जिसमें आलंब है वो भार और प्रयास के मध्य में। ये मध्य में क्या है? जहां आलंब बीच में होगा तो यानी कि कौन सा उत्तोलक कहलाएगा? प्रथम श्रेणी का। ठीक है। अब देखो, आलंब बराबर बीचों बीच भी हो सकता है, थोड़ा सा भार की तरफ भी हो सकता है, और थोड़ा सा प्रयास की तरफ भी हो सकता है। यदि भार की तरफ आलंब जाएगा तो भार की भुजा क्या हो जाएगी? छोटी। और प्रयास की तरफ जाएगा तो प्रयास की भुजा क्या हो जाएगी? छोटी। और बराबर बीचों बीच रहेगा तो दोनों क्या होगी? बराबर। तो पूछे इसमें कि भार की भुजा बड़ी है कि प्रयास की भुजा बड़ी है? तो आप कहते हैं कैसी भी हो सकती है। ये यदि बीचों बीच है तो बराबर है, प्रयास की तरफ खिसक गया तो प्रयास की भुजा छोटी हो गई, भार की तरफ खिसक गया तो भार की भुजा क्या हो गई? छोटी। अच्छा, भार की तरफ खिसका तो भार की भुजा छोटी, तो भार क्या हुआ? बड़ा। और भार ज्यादा होने पर यांत्रिक लाभ क्या होगा? 1 से अधिक। इसको मैं इधर खिसकाऊंगा तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? 1 से अधिक। इसको मैं इधर खिसकाऊंगा तो यांत्रिक लाभ 1 से कम। बराबर बीचों बीच रखूंगा तो क्या आएगा? 1। तो मैंने क्या लिखा है? बीच में क्या होता है? आलंब। पहला लाइन क्या लिखी? बीच में क्या होता है? आलंब। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम, 1 से अधिक और 1 के बराबर कुछ भी हो सकता है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से बराबर भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां पत्थर उठा रहे हो, एक पत्थर है 40 किलो का, उसको उधर पलटी खाना है, तो आप इस प्रकार का सबल प्रयोग करते हैं। तो अब देखो कि वो आप सीधा धक्का देने से नहीं उठ रहा, और आपने इसके द्वारा बीच में एक पिवेड लगा के जो फलक्रम का काम करेगा, बल लगाओगे तो उड़ जाएगा। यानी यांत्रिक लाभ 1 से क्या आ गया? अधिक आ गया। तो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक कब आएगा? जब आलंब भार की तरफ जाएगा। यांत्रिक लाभ 1 से कम कब आएगा? जब आलंब प्रयास की तरफ जाएगा। यांत्रिक लाभ 1 कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे। सही बात है कि नहीं है?
आपके पीछे बैठे उनसे पूछ रहा हूं। हाँ, सही बात है कि नहीं है? है? पड़ोसी क्या कह रहा है? सही बात है ये आगे वाला है, पड़ोसी साइड वाला है। हाँ, तो किसे बोल रहा था तो फिर? हैं? मनन कर रहा था। आलम्ब बीच में होता है, अयांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक और एक के बराबर कोई सा भी हो सकता है। कैसे डिपेंड करेगा कि आलम किधर खिसकेगा। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल क्या है? कैंची। कैंची में बताओ आलम कहां है? बीच में। आप इधर से एफर्ट लगा रहे हैं और इधर कपड़े काट रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? लोड। तराजू क्या है हमारे पास? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। यदि मान लो कील उखाड़ने का जो हथौड़ा होता है, इसको आप यहां से पकड़ते हो तो यहां तो लगा रहे हो बल, और यहां पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है भाई? कील निकल रही है, तो कील निकल रही है, ये क्या है? लोड। और इस बिंदु के चारों ओर ये घूम रहा, तो ये क्या हो गया? फलक्रम। तो फलक्रम बीच में है कि नहीं है? है। जब फलक्रम यानी कि आलम बीच में होता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सबल भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तराजू भी कौन सा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। हेडपंप में नीचे पानी आ रहा तो वो है भार, आप इधर बल लगा रहे हो, ये है प्रयास। बीच में भाग घूम रहा कि नहीं घूम रहा? तो वो हमारे पास कौन सा हो गया? प्रथम श्रेणी का। साइकिल का ब्रेक लगा रहा हूं तो ये तो क्या है? प्रयास। जो बट्टी और रिंग के चिपकेगी तो वो क्या है? भार। और बीच का बिंदु से ऐसे मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? छड़। तो वो हमारे पास क्या होगा? आलम। हिंडोला, ये खुद हिंडोला ही है। सीसा जो पार्क में लगा होता है वो हिंडोला, ये हिंडोला ही है। तो ये भी कौन से श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को नोट कर लीजिए। फोटो आपको बढ़ानी नहीं है, आपको नाम लिखना है, फोटो आपको समझाने के लिए दी हुई है। प्लस कौन सा होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये नाम लिखे हुए हैं सारे। लिख लो भाई, लिखना तो पड़ेगा। कैसे लिखो आप? आराम से लिखो चाहे मुश्किल से लिखो। हैं? हाँ, ये मामला ना, कब्जा एक साइड में आएगा ना, कब्जा बीच में होता है क्या दरवाजे के? कब्जा दरवाजे में बीच में होता है कि साइड में होता है? साइड में।
तो इसका उदाहरण है, जब बीच में कब्जा लगाएंगे तो उदाहरण बताएंगे। आलम क्या होना चाहिए? एक ही लॉजिक, इसके अलावा कोई लॉजिक ध्यान मत रखो। आलम जिसमें भी बीच में होगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। दरवाजे में बीच में होता नहीं है, हैं? क्या? अच्छा, कुंडी। कुंडी में आलम किधर होता है? अजय ये छड़ घूमती भी नहीं है, तो छड़ तो सरकती है, ये तो घूम किधर रही है? ऐसे हर कुछ उदाहरण थोड़ी दोगे, घुमाओ तो सही कुंडी को। कुंडी को तो सरकते हो। कंपास आगे आएगा, अभी आ जाएगा, है? चाबी, चाबी मैं तो पता नहीं, छोड़ दो। अब क्या क्या राजा महाराजा वाला मामला। तो आप समझ लो, यदि आलम बीच में है तो इसका है उदाहरण, नहीं है तो नहीं है। मैंने तो देखा नहीं कैसा है, लेकिन आपने देखा है तो मैं तो ये बता रहा हूं ना, आलम बीच में तो इसका उदाहरण है, नहीं तो नहीं है। लिख लिया? अगला आता है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। अरे लिखो फटाफट, तब तो बातें कर रहे थे। डायग्राम मत बनाओ, एक कैंची का बना लो बहुत है। ये सारे डायग्राम बना लेते हो क्या आप? हैं? ठीक है, फिर संपर्क करेंगे आपसे। फिर वो आप ही समझ पाते हो कि सब समझ में आ जाता है कि कैसा डायग्राम? लिख लिया? नाम लिख लिए? तो फिर एक है ना डायग्राम आप साइकिल के ब्रेक का बना के देना मुझे। वो मुझे ढंग से मिला नहीं था, नहीं तो मैंने फोटो लगा था। ठीक है, अगला है हमारे पास द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का लाइन सुनो। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक वो है जिसमें भार बीच में आता है। कौन बीच में आता है? बस ये हमारे पास क्या है भाई? भार। भार बीच में कौन सी श्रेणी उत्तोलक है? द्वितीय। यदि भार बीच में आएगा तो बताओ भार की भुजा छोटी है और प्रयास की भुजा क्या है? बड़ी। बताओ प्रयास की भुजा भार की भुजा से क्या है? बड़ी। मेरा यह फोटो सही क्या? केवल इसी का लिया आपने? मेरा ले लिया ना? ठीक है, अब मोबाइल जेब में डाल लो। इसमें भार क्या होता है भाई? बीच में। अब देखो प्रयास की भुजा बड़ी है और भार की भुजा क्या है? छोटी। क्योंकि चाहे भार की भुजा हो चाहे प्रयास की भुजा हो, लेते कहां से हैं? आलम से। और बीच में क्या है? भार। तो एक तरफ आलम आएगा और एक तरफ क्या आएगा? प्रयास। तो भार की भुजा छोटी है और प्रयास की भुजा बड़ी है। भार की भुजा छोटी तो भार क्या उठाएगा? ज्यादा। और भार ज्यादा होगा तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से। ठीक है, अब इसमें कैसे? नींबू निचोड़ने की मशीन। उसमें क्या होता है? यहां तो इस भाग पर तो स्वतंत्र पूर्वक घूमता है, यहां नींबू रखा जाता है, यहां से हम क्या लगाते हैं? बल। तो उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक से अधिक। सुपारी काटने वाली मशीन सरोता कहते हैं। सुपारी काटो, अखरोट काटो, बादाम काटो। केरी काटने वाली अलग है थोड़ी सी। वो ऐसे होती है सीधी, ऐसे वो पटकता रहता है। तो केरी काटने वाली भी इसी का उदाहरण है। तो केरी कटर भी इसी का है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन भी, सरोता भी। कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा इसका उदाहरण है, क्योंकि बाहर बीच में है, हम दरवाजा के दूसरी तरफ प्रयास लगा रहे हैं, एक तरफ कब्जा होता है, तो बीच में क्या है? बाहर। दरवाजा का जितना भी बाहर हो बीच में ही रहता है, तो बाहर है बीच में। तो ये कौन सा श्रेणी का उदाहरण हुआ? द्वितीय श्रेणी का। पेपर काटने वाला भी द्वितीय श्रेणी का उदाहरण। और ये जो एक पहिए वाली ठेला गाड़ी में ये फलक्रम है, ये लोड है और ये बल लगा रहे, ये भी कौन सा है? द्वितीय श्रेणी। बोतल ओपनर, यहां से एपड़ लगाया जाता है और इस बिंदु के चारों स्वतंत्र पूर्वक घूमता है, और ये लोड यहां से ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो लोड यहां से ले रहा, लोड बीच में आए, तो ये भी कौन सी श्रेणी का उदाहरण है? द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है?
बोतल ओपनर में आप इस तरफ लगाते हैं बल, यहां से लगाते हैं बल, ऐसे ऊपर करते हैं तो, और ये इस बिंदु के चारों ओर घूमता है कि नहीं घूमता है, तो ये तो फलक्रम हुआ, ये वह बल, और ये यहां से इस बोतल को खोलेगा तो लोड तो ये यहां पर ले रहा है कि नहीं ले रहा, भार। वो कह रहा दांतों से खोल सकता है। लिखो चिमटा कौन से माता, अरे आ जाएगा चिमटा, तुम इतना कहां जाओगे। अब मैं सारे उदाहरण तो एक साथ कहां से लाऊंगा, सारे एक एक स्लाइड में सारे आ रहे हैं, कुछ पीछे थोड़ी छोड़ रहा हूं। आप लिख लो हैं, ये लाइन नहीं लिखी हुई है उसमें, अच्छा बाद में लिखोगे, ओके। नहीं तो पहले आपका फिजिक्स में कहीं हुई है तो ये लाइन बीच वाली हुई नहीं है, गायब है ये। ठीक है, ओके। अगला है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास बीच में है, और बीच में प्रयास है तो प्रयास की भुजा क्या है, छोटी, और भार की भुजा क्या है, बड़ी, और भार की भुजा प्रयास की भुजा से बड़ी है, और भार की भुजा यदि बड़ी है तो भार क्या उठेगा, कम, तो यांत्रिक लाभ एक से कम। भार की भुजा प्रयास की भुजा से बड़ी, बीच में कौन है, प्रयास। मनुष्य का हाथ, स्टेपलर, मछली पकड़ने वाला कांटा, झाड़ू, चिमटा, किसान का हल, हॉकी स्टिक, चाकू और नेल कटर, ये सभी इसी के ही उदाहरण है। चिमटे में से पकड़ते हैं बीच में, उधर से रोटियां पकड़ी जाती है और इधर फलक्रम हो गया।
हो गया। रीजनिंग आपके कितनी बाकी है? हैं? 2-3 चैप्टर बाकी है। हो गया भाई। अब हमारे पास क्या है? हाँ, मैंने एक्चुअल में वो देखा नहीं है जो आप कह रहे हो, क्योंकि वो शहरों में कुत्ता पकड़ने वाला होता वही है, वो सेम है ना। तो उसमें एक तरफ तो आ जाता लोड, एक तरफ हो जाता प्रयास, बीच में होता फलक्रम। तो फलक्रम आएगा ना बीच में उसमें। तो मुझे वैसे पता नहीं उसको कैसे पकड़ेंगे, तो उसको गले में उसके डालेंगे, फिर आप बल लगा के खींचोगे, यही तो मामला हुआ उसमें। तो लोड तो उधर आ ही गया, आप खींचोगे तो ये प्रयास तो ये है, प्रयास तो आप खींचोगे वो है, लोड तो सूर्य के गले में। तो फलक्रम आएगा तो बीच में इसी हाथ पर तो आएगा, यही हाथ इसको ना टेढ़ा मेढ़ा मोड़ेगा, तो फलक्रम ही तो बीच में आ सकता है भाई, यही तो होगा ना भाई। वो फिर आइडिया नहीं है, मतलब जहां तक मैंने देखा है उसमें, मतलब जहां तक मैंने उसको देखा है कि वो गले में उसके डाल दिया जाता है, फिर ऐसे खींच दिया जाता है तो गला लॉक हो जाता है, यही तो मामला है। तो फिर है पाइप कटर किसका उदाहरण है? पाइप कटर हो चाहे केरी काटने वाला हो, कटर उसी के उदाहरण आएंगे, एक ही द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। यदि आपको उसमें पाइप डाल के भी काटोगे तो पाइप भी कट जाएगा। ये रहा पाइप कटर वाला, इसमें पाइप डाल के आपके दोनों तरफ घूमेगा तो बराबर पाइप कटेगा, गोले के साथ कटेगा है। ये घुमाने वाली दूसरी मशीन है, यहां सीधी या टेढ़ी छड़ के बारे में बात हो रही है केवल। आप घुमाने वाली मशीनों के बारे में ज्यादातर हम इसमें बात ही नहीं करते हैं, हम छड़ के बारे में बात करते हैं, बीम होती है इसमें। आइडिया नहीं है भाई पाइप काटने का। देखो 2-3 तरीके हैं, एक तो होता है हेक्सा, एक आता है पाइप कटर, जो जैसे जैसे उसको आगे सरकाओगे तो आगे सरकेगा, तो 3 ब्लेडें होती है वो काटता है, छोटी छोटी 3 ब्लेडें होती है, उसके द्वारा काटी जाती है। अब वो तो ऐसे इसमें उदाहरणों में क्यों आएंगे सारे, जो छड़ वाला केस है वही तो उदाहरण में आएंगे ना, गोल घुमाने वाले वो तो उदाहरण में आने भी नहीं चाहिए इतने। अब हमारे पास आगे है पहिया व धुरी। पहिया व धुरी का कार्य क्या होता है कि कुएं से पानी निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहिया होता है उसका व्यास अधिक होता है और धुरी का व्यास क्या होता है, कम। तो इसका मतलब ये हुआ जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो धुरी एक से अधिक चक्कर लगाएगी। लिख लो। सॉरी ये नहीं, ये नहीं, नहीं बराबर तो चक्कर है।
बराबर बराबर बराबर, साथ में जुड़ी होती है ना। वो इसका केस नहीं है ये, नहीं नहीं नहीं, ये लिख दो, सीधा लिखो। हो गया भाई, ठीक है। अगला हमारे पास है पुली। पुली का दूसरा नाम है गिरनी। कार्य क्या है? भार उठाना। और एक से अधिक पुलियों का भी प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? संयुक्त पुली। एक से अधिक पुलियों का जब प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है संयुक्त पुली, है? वो अलग है, पुली अलग है, गियर बॉक्स अलग है। गियर बॉक्स आगे आ जाएगा भाई। हो गया भाई। ठीक है। अगला देखो, हमारे पास जेक। जे का होता है कम बल द्वारा अधिक भारी वस्तु को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जेक का। जेक का उपयोग किस में किया जाता है? गाड़ियों में। अत्यधिक भारी वस्तु उठाने के लिए जेक कैसे काम में लिए जाते हैं? वर्गाकार। और जेक में जो एक दो चूड़ियों के बीच का अंतर होता है वो क्या कहलाता है? पिच। दो चूड़ियों के बीच का अंतर कहलाता है पिच। क्या हुआ?
ऐसा कौन सा उत्तोलक है जो प्रथम और तृतीय दोनों का है? संडासी। कंफ्यूजन वाला मैटर है। नई वाली संडासी जो है वो प्रथम श्रेणी का है, पुराने वाली संडासी वो तृतीय श्रेणी की है। नई जो घर में संडासी है ना, वो तो बीच में उसके आलम्ब है। पहले पुरानी संडासी होती थी, ऐसे खोली जाती थी, फिर ऐसे जेज की पकड़ी जाती थी। है संडासी एक प्रकार का यंत्र है जिसमें दूध का भगोना गर्म होता है ना, उसको सीधा पकड़ने पर आपके हाथ जल सकते हैं। उसको हाथ से जलने से बचाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे संडासी कहते हैं। संडासी नहीं पता? और कौन कौन है जिनको संडासी नहीं पता? आपको भी नहीं पता? तो क्या मतलब जिससे आप भगोना पकड़ते हैं उसे क्या कहते हो? हैं? अरे एक मिनट, आवाज नहीं भाई, चुप हो जाओ। हाँ, कपड़े से तो वो संडासी नहीं होती तो पकड़ते हैं भाई, तभी तो पकड़ते ना। जैसे दूध गर्म हो गया है तो अब आपको इसको नीचे उतारना है, तो उसको किसके द्वारा पकड़ोगे? हैं? आवाज नहीं, क्या कह रहे हो? अच्छा, उसका हैंडल लगा हुआ है। अरे वो भगोना आते हैं जिसके हैंडल नहीं होते हैं। दूध गर्म करने वाले भगोने के हैंडल नहीं होता है, चाय बनाने वाले का हैंडल होता है। ऐसे पहचान होती है। मैं दूध वाले का पूछ रहा हूं। छोड़ो, फिर छोड़ो, कैंसिल करो। ऐसे तो होता भाई। चलो लिख लिया। अनंत तल यानी कि रैंप, इस पर पहिए वाले साधन को आसानी से ऊपर या नीचे भेजा जा सकता है। जैसे हॉस्पिटलों में स्ट्रेचर को ले जाने के लिए होता है ना, तो वो कहते हैं सीढ़ियां तो लगाएं लगाएं, रैंप लगाना जरूरी है। आजकल रैंप नहीं लगाते हैं, बड़ी लिफ्ट लगा देते हैं। वो कहता है मरीज को परेशान नहीं करेंगे, लिफ्ट में ले जाएंगे। तो अब आजकल रैंप नहीं बनाते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं, क्योंकि वो जगह काफी बच जाती है। रैंप बनाने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ज्यादा तिरछा बना लिया तो फिर मरीज लुढ़क जाएगा ना ऐसे। तो थोड़ा सा तो कम स्लोप कम रखना पड़ेगा, ज्यादा स्लोप नहीं रख सकते, तो जगह ज्यादा घेरते हैं। और आजकल जगह की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसलिए लिफ्ट लगा लेते हैं। फिर हॉस्पिटल के ऊपर से ऊपर होता है तो 5वीं मंजिल तक, 4थी मंजिल तक कैसे जाए? और जयपुर में तो हॉस्पिटल है ही ज्यादातर हाइट वाले। प्राइवेट हॉस्पिटल तो लगभग हाइट वाले ही है, 3, 4, 5, 6, आजकल 7, 7, 8, 8 के हो गए फ्लोर के। हैं? कौन सा? सेल भी? वो नहीं, पता नहीं, एक ही सेल भी है, 9 फ्लोर का तो है। ये हार्ट वार्ट का करता है इलाज वगैरह। 24 फ्लोर का। हाँ, तो फिर उसमें क्या रैंप क्या करेगा? लिफ्ट चाहिए। लिख लिया भाई? ठीक है। अब एक आता है गियर बॉक्स। इसमें एक में बड़े दांते हैं, एक में छोटे दांता है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हमारे पास कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ध्यान से, इसमें मान लो 40 दांते हैं, मान लेते हैं इसमें 40 दांते हैं, और ये चक्कर जो लगा रहा है वो 10 चक्कर लगा रहा है, या 8 चक्कर लगा रहा है, या 10 चक्कर कर देते हैं। 40 दांते हैं, 10 चक्कर लगा रहा है। और दूसरा जो हमारे पास गियर बॉक्स वाला भाग है, इसमें दांते कितने हैं? 8 दांते हैं। तो बताओ कितने चक्कर लगाएगा? तो आप कहेंगे ये दांते गुणा चक्कर दोनों में क्या होना चाहिए? बराबर। 50 चक्कर हो जाएगा ना।
तो आप कहेंगे भाई 8 से काटोगे तो 5 बार, तो ये कितने चक्कर लगेगा? 50। ठीक है, अर्थात कि इसमें 40 दांते हैं, इसमें 8 दांते हैं। ये जब एक चक्कर लगाएगा तो ये कितने चक्कर लगा देगा? 5। क्लियर? तो एक बड़े व्यास तथा दूसरे छोटे व्यास के दांतेदार चकती होती है। जब बड़े व्यास की चकती एक चक्कर लगाती है तो उतने समय में छोटे व्यास की चकती एक से अधिक चक्कर लगेगी। अधिक चक्कर गति तेज, अधिक चक्कर से गति क्या हो जाएगी भाई? तेज हो जाएगी। वगैरह सर, आगरा में बहुत हॉस्पिटल है और हर चीज का इलाज है आगरा में। आगरा में तो पागल खाना भी है, तो हर चीज का इलाज करना पड़ेगा ना भाई। हैं? हाँ, वो आगरा से साहित्य बरेली की तरफ शिफ्ट कर दिया, राय बरेली ऐसा कुछ है। हाँ, शिफ्ट किया गया था। पागल को? हाँ, अब समझ में आ रहा है मुझे। हो गए भाई? लिख लिया सब? सर गियर है जो वो SWG की सेम कॉपी नहीं है। SWG अलग होता है, गियर अलग होता है। सेम कॉपी हो सकती है क्या? नहीं। SWG तो वो होते हैं गोलाकार दांते होते हैं भाई। हाँ, 0 से 36 बड़े छोटे छोटे। गियर बॉक्स में बराबर दांते होते हैं। क्लियर है? तो ये इसका सारा भाग हो गया है पूरा। ये गुरुत्व केंद्र इसका नहीं है, पूरा हो गया भाई। ये पूरा हो गया। हाँ हाँ, अब सुनो तो, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। और इसमें इनके सवालों की जो परीक्षा में आई हुई है वो PDF भी अपलोड करवाना। आपके पास PDF में होगी नहीं, मैं भेज देता हूँ, लेकिन अपलोड होनी जरूरी है। आप उसको सोल्व करके लाना। कल जो डाउट आएंगे वो सवाल मैं करूं, उसमें एक सवाल का उत्तर गलत है, वो मैं ऐसे ही करूंगा। ऑप्शन सारे गलत है, उसमें एक ही सवाल ऐसा है, बाकी सवालों में सब में सही है।
यस, वो दे नहीं रहे हैं, एक मिनट। आवाज नहीं, रुको, ये ऐसे क्या है? हाँ, ये जो मैंने आपको, ये तो अपलोड हो गई, ये जो मैंने पीडीएफ भेजी है ये अपलोड होनी जरूरी है, ठीक है। उसकी भाई परीक्षा में आए हुए सवालों की प्रैक्टिस करके आना, और हम कल उसके सवाल करेंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर उसमें पढ़ना शुरू करेंगे। क्या हुआ? कौन सा ग्राफ? वेग और समय के बीच के ग्राफ का एरिया त्वरण को बताएगा, और विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ का एरिया वेग को बताएगा। इसे समाकलन का नियम कहते हैं।